हेलो दोस्तों, हम फर्स्ट ग्रेड लक्ष्य बुक पढ़ रहे थे, जिसमें हमने आप देख पा रहे हैं कि गुप्त काल में साहित्य, कला और वास्तुकला का विकास ये 1 नंबर टॉपिक हमने पढ़ लिया। आज हम मुगल काल में साहित्य, कला और वास्तुकला का विकास ये 2 नंबर टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब इस चैप्टर में 1 नंबर पे जो मुगल जो शासक हैं उनके बारे में दिया हुआ है। 17 और 18 पेज पे आप देख सकते हैं। तो वो गुप्तकालीन जो शासक हैं, मुगलकालीन जो शासक हैं, वो हमारे फर्स्ट ग्रेड सिलेबस में नहीं दिए हुए हैं, तो हम इनको पोस्टपोन करेंगे और आगे जो हम पढ़ेंगे मुगल काल में साहित्य, कला और वास्तुकला का विकास जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। तो हम शुरू करते हैं दोस्तों, मुगल प्रशासन यानी केंद्रीय प्रशासन। मुगल सम्राट साम्राज्य का प्रमुख होने के साथ ही सेना का प्रधान, न्याय व्यवस्था का प्रमुख और इस्लाम का रक्षक और मुस्लिम जनता का आध्यात्मिक नेता होता था, यानी इम्पोर्टेंट इसमें सम्राट होता था। ठीक है। शासन शासन में अपनी सहायता के लिए बादशाह विभिन्न मंत्रियों की नियुक्ति करता था। प्रत्येक मंत्री का अपना पृथक कार्यालय होता था। मुगल काल में निम्न विभाग और मंत्री कार्य करते। जैसे हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री की सहायता के लिए मंत्रालय होता है, उसमें अपने-अपने कार्यालय होते हैं सभी के, तो वैसे ही मुगल काल में थे। तो प्रमुख विभाग और मंत्री, तो हम बात करते हैं कि इन मंत्रियों के या फिर विभागों के क्या-क्या नाम थे। तो 1 नंबर आता है वकील या प्रधानमंत्री। वह सम्राट को सलाह देने के साथ ही प्रशासन के सभी विभागों का निरीक्षण करता था। वकील को वज़ीर आला या फिर वकील मुतलक के नाम से भी जाना जाता था। हम जैसे बात करते हैं कि राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति उस समय क्या था? सम्राट था, ठीक है ना? और राष्ट्रपति की हेल्प करने के लिए क्या होता है? प्रधानमंत्री। क्या होता है? प्रधानमंत्री। तो उस समय प्रधानमंत्री को क्या कहते थे? वकील कहते थे, जो सभी विभागों का निरीक्षण करता था। जैसे मोदी जी सभी विभागों का निरीक्षण करते हैं और वकील को वज़ीर आला या फिर वकील मुतलक के नाम से भी जाना जाता था। फिर आता है दीवान-ए-कुल, ठीक है? अकबर द्वारा वकील पद को समाप्त कर स्था स्थापित पद जो वित्त और राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी था, उसकी सहायता हेतु दीवान-ए-खालसा या फिर दीवान-ए-तन या फिर मुस्तैफी होते थे। यानी अकबर ने क्या किया था? अकबर ने वकील का या फिर प्रधानमंत्री का पद है वो समाप्त कर दिया था। तो उसकी जगह अकबर ने लगाया था वित्त और राजस्व का अधिकारी यानी दीवान-ए-कुल। दीवान-ए-कुल लगाया था। दीवान-ए-कुल का काम क्या था? कि वो वित्त का और राजस्व का अधिकारी था यानी वित्त मंत्री मान लीजिए आप। वकील की जगह और प्रधानमंत्री की जगह किसको लगा दिया? दीवान-ए-कुल को लगा दिया। अब हम ट्रिक से याद करें कि कुल, क्या कुल करें? वित्त, पैसे कुल करें। यानी दीवान-ए-कुल क्या काम करता था? पैसों का काम सँभालता था यानी वित्त और राजस्व का काम। और जो वित्त मंत्री होता था यानी जो दीवान-ए-कुल होता था, उसकी सहायता के लिए होते थे दीवान-ए-खालसा, दीवान-ए-तन और मुस्तैफी। ये इसके सहायक होते थे, जिसकी सहायता से ये अपना काम चलाता था। ठीक है? फिर आता है मीर बख्शी या सेनापति। मुगल काल में सैनिक विभाग के मुखिया को मीर बख्शी यानी जो सैनिक विभाग का मुखिया था ना, सेना प्रमुख, ठीक है? वो क्या था? मीर बख्शी था। अब मीर बख्शी को ऐसे याद करते थे कि जो भी कोई आक्रमण करता था, उसको ये क्या है? बख्शता नहीं था, ठीक है ना? यानी रणभूमि में ये किसी को बख्शेगा नहीं। तो मीर बख्शी क्या काम आता था? सैनिक विभाग का मुखिया होता था। फिर है मीर-ए-समान यानी बादशाह के घरेलू और व्यक्तिगत मामलों का प्रधान होता था। यानी बादशाह के घरेलू, ठीक है? और पारिवारिक मामलों में ये प्रधान होता था मीर-ए-समान। इसकी हम ट्रिक बनाएँ तो इसको हम याद कर लेंगे कि घरेलू और व्यक्तिगत सामान, ठीक है ना? घरेलू और व्यक्तिगत सामान की देख-रेख करता था, ये प्रधान होता था कौन? मीर-ए-समान, ठीक है ना? फिर है शूद्र या फिर शूदूर भी होता है इसका नाम, ठीक है? तो वह दान संपत्ति का निर्णायक, निरीक्षक, सम्राट व धार्मिक सलाहकार होता था। छात्रवृत्तियों का निर्धारण करना, शिक्षण संस्थाओं को भूमि दान करना, दान पुण्य की व्यवस्था करना उनका प्रमुख कर्तव्य था। अब हम इसको ट्रिक से याद करें कि ये नाम है शूद्र, ठीक है ना? शूद्र। और हम बात करते हैं कि हम छात्रवृत्ति और दान किसको देते हैं, ठीक है ना? दान पुण्य किसको करते हैं? हम अडानी-अबानी को तो दान दे नहीं सकते। किसको देंगे? जो लो स्टेज के हैं, ठीक है ना? जो शूद्र जैसे हैं, यानी लो स्टेज के लोग कैटेगरी में आते हैं, उनको क्या करते हैं? दान पुण्य किया जाता है, उनको छात्रवृत्ति दी जाती है और दान संपत्ति का निर्णायक होता है। तो शूद्र उस शूद्र क्या करता है? छात्रवृत्ति का निर्धारण करता है, दान संपत्ति का निर्णायक होता है, धार्मिक सलाहकार होता है, भूमि दान करता है और दान पुण्य की व्यवस्था करता है कौन? शूद्र। तो दान किसको दिया जाएगा? शूद्र को दिया जाएगा। अब है काज़ी उल कुज़ात यानी यह प्रधान काज़ी था, वह न्याय विभाग का प्रमुख होता था। यानी मुस्लिमों में उलेमा होते हैं, काज़ी होते हैं, तो ये काज़ी क्या करते थे?
न्याय विभाग का प्रमुख होता था। यानी राजा जो न्याय करता था, उसमें हेल्प करता था, यानी न्याय विभाग का प्रमुख होता था कौन? काज़ी उल कुज़ात, काज़ी से याद रह जाएगा। फिर है मीर-ए-आतिरा, तोपखाने का अधीक्षक होता था। अब इसको ट्रिक से याद करें, मीर-ए-आतिरा को, कि जब युद्ध भूमि में जाते हैं, तो ये तोपखाने वाला तोप लेके देखता रहता है कि तोप किधर से आ रही है, गोला किधर से आ रहा है। तो ये क्या देखता है? आती हुई तोपों को देखता है। किसको देखता है? आती हुई, अपनी तरफ आती हुई तोप देख के ये क्या चलाता है? तोप चलाता है, ठीक है ना? तो मीर-ए-आतिरा क्या होता है? तोपखाने का अधीक्षक होता है। फिर है मुहद्द सिंह, इनका प्रमुख कार्य शरीयत के विरुद्ध कार्य करने वालों को रोकना और प्रजा के नैतिक स्तर को ऊंचा उठाना। यानी ये क्या करते थे? जो भी जो धर्म के विरुद्ध जाता था, उसको रोकने का काम करते थे। और रोकने का काम करेंगे, धर्म विरुद्ध नहीं होगा, तो प्रजा का नैतिक स्तर क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक ऊपर उठेगा। इसको हम याद से करें, ये नाम है मुहद्द सिंह। क्या नाम है? मुहद्द सिंह। यानी जो भी धर्म के विरुद्ध जाता था ना, ये उसका मुंह क्या कर देते थे? सील देते थे। यानी मुहत से क्या निकाल लेंगे हम? मुँह निकाल लेंगे, ठीक है ना? और शिव का हम क्या याद करेंगे? शीलना, ठीक है ना? तो ये उनका मुँह सील देते थे और प्रजा का क्या करते थे? नैतिक स्तर समान रखते थे। फिर है आगे है मुगल कालीन अन्य अधिकारी, यानी एक नाम आता है दीवान-ए-तन। युद्ध समय को छोड़कर सेना को वेतन देता था। यानी युद्ध समय में ये वेतन नहीं देता था, जबकि अन्य काम में ये क्या करता था? वेतन देता था, यानी युद्ध समय को छोड़ के। तो हम दीवान-ए-तन को याद करें कि तन के लिए हमें क्या आवश्यकता होती है? रोटी, कपड़ा और मकान। 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। शरीर की जो आवश्यकताएँ होती हैं, वो क्या होती है? 3 होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, कपड़ा और मकान किससे आते हैं? वेतन से आते हैं, ठीक है ना? तो दीवान-ए-तन क्या देता था? वेतन देता था। फिर आगे आता है वाक्यान्वीस, समाचार लेखक, वाक्यान्वीस, यानी नए-नए वाक्य लाता था। वाक्यान्वीस को हम क्या करते थे? कि वाक्य, और वो भी कैसे? नए-नए। तो ये काम कौन कर सकते हैं? समाचार लेखक ही कर सकते हैं, न्यूज़पेपर वाले ही कर सकते हैं, ठीक है ना? मीडिया वाले वाक्यान्वीस होते हैं। आगे है वतीकची, यानी दरबार की घटनाओं को लिखने के साथ-साथ प्रांतों की भूमि और लगान संबंधी कागज़ात। यानी ये क्या करता था? वतीकची कागज़ात तैयार करता था। वतीकची को हम याद करें कि इसके लास्ट में क्या है? ये नाम क्या है? वतीकची। और हम क्या कर लेंगे? कच्ची याद कर लेंगे। कच्ची क्या? पेंसिल। कच्ची पेंसिल से ये क्या करते थे? कागज़ात तैयार करते थे। यानी वतीकची किस काम में आता था? कागज़ात तैयार करने के काम आता। फिर है मुंसरिफ, ठीक है ना? प्रमुख लेखाधिकारी जो राज्य की आय व्यय का लेखा-जोखा रखता था, यानी जो इनकम आउटकम का रखता था ध्यान, वो कौन था? मुंसरिफ। हम यहाँ देखते हैं कि जो मुंशी होते हैं, उनका काम ही क्या होता है? लेखा-जोखा करना होता है। जो मुंशी होते हैं, उनका काम क्या होता है? लेखा-जोखा करना। तो मुगल काल में कौन था? मुंसरिफ था। फिर आगे आता है मुस्तौफ़ी। मुस्तौफ़ी को हम देखें कि यह मुंसरिफ द्वारा तैयार आय व्यय की लेखा-जोखा की जाँच करता था। यानी जो मुंसरिफ है, वो तो क्या करते थे? लेखा-जोखा तैयार करते थे, ठीक है ना? अब इसकी जाँच कौन करता था? वो करता था मुस्तौफ़ी। मुस्तौफ़ी, ये इसके ऊपर क्या रहता था? एकदम मुस्तैद रहता था। मुस्तौफ़ी हम याद कैसे करेंगे? एकदम मुस्तैद रहता था कि इसने हिसाब सही किया है या नहीं किया है, कहीं घपला तो नहीं किया ना? तो मुंसरिफ का हिसाब चेक कौन करता था? मुस्तौफ़ी चेक करता था। फिर आता है दरोगा ये टकसाल, यानी राजकीय टकसाल पर नियंत्रण में उसकी संचालन का कार्य है। अब हम बात करते हैं कि टकसाल क्या है? टकसाल सिक्के जो ढालने की प्रयोगशाला होती थी, जैसे ये टकसाल है, ऐसी होती थी टकसाल जिसमें सिक्के डाले जाते थे, ठीक है ना? यानी सिक्के बनाए जाते थे, ये ऐसी टकसाल होती थी। अब एक अकबर ने टकसाल बनवाई थी, शाही टकसाल, उनका हम चित्र देखते हैं। ये है अकबर द्वारा बनवाई गई शाही टकसाल। ये बादशाह अकबर हैं, इन्होंने ये शाही टकसाल बनवाई थी, जिसमें सिक्के डाले जाते थे। अब जो दरोगाई टकसाल है, वो इस टकसाल की क्या करता था? रखवाली करता था, बॉडीगार्ड था दरोगाई टकसाल, ठीक है ना? फिर आता है मीर-ए-बर और मीर-ए-बहर, ये 2 चीज़ हैं। मीर-ए-बर होता है वो वन विभाग का प्रमुख होता है, मीर-ए-बहर होता है वो नाविक विभाग या फिर बंदरगाहों का प्रमुख। अब हम इनको दोनों को याद करें कि मीर-ए-बहर, बहर का मतलब हम याद कर लेंगे बहना, ठीक है ना? और बहना बहती कौन है? नाव बहती है, ठीक है ना? नाव से बहना होता है, तो बंदरगाहों पे जो नावें खड़ी होती हैं, वो भी बहती ही हैं पानी में, ठीक है ना? तो मीर-ए-बहर का क्या काम करता था? नाविक विभाग और बंदरगाहों का प्रमुख होता था। पीछे रहा क्या? मीर-ए-बर जो क्या होता था? वन विभाग का प्रमुख होता था। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये ट्रिक के माध्यम से याद हो रही होंगी। आगे हम और भी अच्छे से याद करेंगे।
अब हम बात करते हैं कि प्रांतीय शासन व्यवस्था कैसी थी, यानी प्रांतों में शासन कैसे चलता था। जैसे हम बात करें कि भारत में शासन कैसे चलता है, तो भारत में शासन जो कैसे चलता है, तो प्रांत हैं, यानी राज्य हैं, फिर ज़िले हैं, फिर तहसील है, फिर ग्राम है। तो इस प्रकार से मुगल काल में क्या चलता था और मुगल काल में क्या-क्या नाम थे प्रांतीय व्यवस्था के और कौन-कौन अध्यक्ष थे, वहाँ पे कौन-कौन कर्मचारी काम करते थे, उनके क्या-क्या नाम थे, तो वो हम पढ़ेंगे अभी। तो बाबर तो बाबर व हुमायूँ के शासनकाल में शासन की प्रांतीय व्यवस्था विकसित नहीं हो पाई थी, यानी बाबर और हुमायूँ जो थे, उनके काल में प्रांतों में जो देश है वो नहीं बँटा हुआ था। ये अकबर के काल में डिवाइडेशन हुआ। जैसे हम बात करें कि प्रांतीय व्यवस्था क्या है, तो प्रांत जैसे आजकल के राज्य हैं, जैसे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, देश को डिवाइड कर रखा है इन राज्यों में, उसी प्रकार प्रांतों में मुगल प्रशासन डिवाइड था। तो ये अकबर के समय था। उस समय साम्राज्य जागीरों में बँटा हुआ था। जागीरों में कब बँटा हुआ था? बाबर और हुमायूँ के काल में। जो पूरा साम्राज्य है वो जागीरों में था और अकबर के काल में प्रांतीय प्रशासन के विकास को श्रेय जाता है। अकबर को सन 1580 में शासन के 24वें वर्ष में सम्राट अकबर द्वारा मुगल साम्राज्य को सूबों में विभाजित किया गया था। यानी 1580 में साम्राज्य को सूबों में बाँट दिया गया था। सूबे यानी वही क्या है? राज्य। सूबों में बाँट दिया गया था। सूबों में प्रमुख अधिकारी था सूबेदार, प्रांतीय दीवान, प्रांतीय बख्शी, प्रांतीय सद्र और कोतवाल। तो इन सूबों में कौन-कौन अधिकारी था? ठीक है ना? तो सूबेदार तो इनका क्या हो गया? अधिकारी हो गया, ठीक है? प्रांतीय दीवान यानी उस प्रांत का दीवान कौन है? प्रांतीय बख्शी यानी उस प्रांत में जो सेना है उसका अधिकारी कौन है? प्रांतीय सद्र यानी उसमें जो दान निर्णायक है, जो भूमि दान करने वाला, दान पुण्य करने वाले काम कौन कर रहा है? प्रांतीय सद्र और कोतवाल, ये इसके अधिकारी थे कहाँ के? सूबों के। फिर हम बात करते हैं सूबेदार। ये प्रांत का सर्वोच्च अधिकारी था, यानी प्रांत का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? सूबेदार होता था। इसे प्रांत के संपूर्ण सैनिक, असैनिक अधिकार प्राप्त थे। इसे सूबेदार, नाज़िम या सिपहसालार, गवर्नर के नाम से जाना जाता था। जैसे आजकल हमारे राज्य के जो गवर्नर हैं यानी राज्यपाल हैं, वही काम सूबों में किसका था? सूबेदार का था और यहाँ पे क्या कहा गया है, जो राज्य को प्रांत कहा गया है। ठीक है? यानी सूबेदार वर्तमान व्यवस्था में कौन-से स्थान पे था? राज्यपाल की व्यवस्था पे था, ठीक है ना? अब हम बात करते हैं प्रांतीय दीवान जो सूबेदार की सहायता करते थे, ठीक है ना? ये प्रांत में अर्थ विभाग का संचालन होता था। जैसे अब राज्यपाल की सहायता करने के लिए लोग हैं, जैसे वित्त मंत्री है, ठीक है ना? तो वैसे अर्थ विभाग का संचालक कौन होता था? प्रांतीय दीवान। इसका प्रमुख कार्य आय व्यय और लेखा-जोखा करना और जो राजस्व संबंधी मुकदमों का निर्णय लेना था, वो काम कौन करता था? प्रांतीय दीवान करता था। फिर हम बात करते हैं प्रांतीय कोतवाल की। तो प्रांत के प्रमुख नगरों और राजधानियों की सुरक्षा और पुलिस प्रबंधन के लिए कोतवाल नाम का विशेष अधिकारी होता था। ये नगर पुलिस का प्रधान होता था। यानी हम जो थाने को क्या बोलते हैं? कोतवाली बोलते हैं, ठीक है ना? तो ऐसे ही क्या होता था, प्रांतीय कोतवाल होता था। इन अधिकारियों के अतिरिक्त प्रांतीय बख्शी जो सेना विभाग का, काजी जो न्याय विभाग का, वाक्यानवीस जो गुप्तचर यानी जो समाचार पत्र वाले, मीडिया वाले आदि प्रमुख अधिकारी थे जो केंद्र द्वारा नियुक्त और निर्देशित होते थे। यानी प्रांतों में केंद्र द्वारा ये लगाए जाते थे। तो हम देखते हैं कि क्या ऊपरी व्यवस्था क्या थी, 1 नंबर पे प्रांत थे। जैसे आजकल की क्या है, राज्य है। प्रांत में मुखिया कौन होता था? सूबेदार होता था, ठीक है ना? प्रांत का दूसरा नाम क्या है? सूबा, तो सूबेदार हो गया। फिर इसमें कौन हो गया? दीवान हो गया, जो आय-व्यय का लेखा-जोखा रखेगा। फिर इसमें कोतवाल हो गया, कोतवाल क्या करेगा? सुरक्षा देगा, यानी पुलिस विभाग वाला। और फिर इसमें क्या हो गया? मीडिया वाले हो गए, तो वो क्या हो गए? वाक्यानवीस हो गए। और फिर इसमें जो सेना विभाग का होता था, वो कौन होता था? मीर बख्शी होता था। इस प्रकार से प्रांत में क्या थे? यानी जैसे हम बात करें कि राज्य में जैसे अलग-अलग अधिकारी होते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में मीडिया वाले जो हैं वो आय व्यय लेखा-जोखा रखने वाले और प्रांत का जो गवर्नर है यानी जो राज्यपाल है, इस प्रकार से मुगल काल में व्यवस्था थी। तो आगे हम बात करते हैं, अब प्रांत से नीचे क्या था? जिला। जैसे हमारे अभी जो फिलहाल राज्यों से नीचे क्या आता है? जिला आता है, जिला के बाद में क्या आती है? तहसील आती है। तो उसी प्रकार हम बात करते हैं जिले में, मुगल काल में कौन-कौन अधिकारी थे? तो मुगल प्रशासन में सूबों यानी प्रांतों को जिलों या फिर सरकार में बाँटा गया था। यहाँ के प्रमुख अधिकारी फौजदार, सैनिक प्रमुख और अमाल-गुज़ार अर्थ विभाग के थे और अमाल-गुज़ार को करोड़ी भी कहा जाता था, जो बतीकची यानी लिपिक व खजानदार के माध्यम से कार्य करता था। तो हम इसको समझते हैं कि जिले में कौन-कौन से अधिकारी थे। ये है जैसे जिला, ठीक है ना? अब इस जिले में एक इम्पोर्टेंट नाम आता है फौजदार। क्या नाम आता है? फौजदार नाम आता है जो सेना का प्रमुख होता था।
अब सेना में क्या होते हैं? फौजी होते हैं। तो ज़िले में जो सेना का प्रमुख होता था वो क्या था? फौजदार था। फिर एक इम्पोर्टेंट काम करने वाला यानी अर्थ विभाग में पैसे का काम करने वाला, आय व्यय का लेखा-जोखा रखने वाला, जो कौन होता था यहाँ पे ज़िले में? अमाल गुज़ार होता था। अमाल गुज़ार, ठीक है ना? अमाल गुज़ार। अब माल किसका होता है? पैसों का होता है, ठीक है ना? माल किसका होता है? अर्थ विभाग में होता है माल। अब ज़िले में 2 इम्पोर्टेंट अधिकारी हो गए, एक तो फौजदार हो गया जो सेना का प्रमुख हो गया, दूसरा अमाल गुज़ार हो गया जो अर्थ विभाग का हो गया। अब अमाल गुज़ार को किरोड़ी भी कहा जाता था। अब अमाल गुज़ार जो है अर्थ विभाग वाला, उसकी सहायता के लिए कौन थे? एक तो बतीकची था, यानी लिपिक या फिर कलरक कह सकते हैं, और एक था खजानदार जो खजाने की ध्यान रखता था, यानी खजाने की क्या करता था? सुरक्षा रखता था। तो 2 इम्पोर्टेंट आ गए इसमें, अमाल अमाल गुज़ार और फौजदार, जो दिल्ली के शासन में थे, और अमाल गुज़ार की सहायता के लिए लिपिक था और एक खजानदार था। फिर हम बात करते हैं कि ज़िले के बाद में क्या आता है? परगना आता है। ज़िले के बाद में तहसील आती है, और तहसील को मुगल काल में क्या कहते थे? परगना कहते थे। इसमें भी 2 ही प्रमुख अधिकारी थे, यानी सरकार से नीचे कई परगना थी। सरकार जिला कई परगनों में विभक्त था। सिकदार प्रमुख अधिकारी, जिसके कर्तव्य फौजदार के समान होते थे। ठीक है ना? यानी यहाँ पे वहाँ पे तो ज़िले में तो कौन था? फौजदार था, और यहाँ पे कौन था? सिकदार था। काम इनका वही है, सेना का प्रमुख, और इसमें एक अर्थव्यवस्था का था, जो था अमिल, जो परगने का अर्थ मंत्री था। इसके अलावा कानूनगो व पटवारी प्रमुख अधिकारी होते थे। यानी हम बात करें कि जिले में फौजदार और कौन होता था? अमिल गुजार होता था। जबकि जो तहसील है यानी जो परगना है, उसमें सिकदार और इसके साथ में जो अर्थ मंत्री था वो कौन था? अमिल था। यानी अमिल गुजार बड़ा नाम हो गया, तो जिला भी तहसील से बड़ा होता है, तो अमिल गुजार किसमें हो गया? जिले में हो गया। अमिल छोटा होता है यानी तहसील भी छोटी होती है, तो तहसील में कौन हो गया? अमिल हो गया, और अमिल की सहायता के लिए कौन हो गए? कानूनगो और पटवारी हो गए। जबकि उसमें कौन थे? उसमें बतीकची यानी लिपिक और खजानदार थे, ठीक है ना? फिर हम बात करते हैं कि तहसील के अंदर क्या आती है? ग्राम प्रशासन आता है। तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, ग्राम सबसे छोटी इकाई होती है। गाँव का प्रशासन मुकद्दम, पटवारी और चौकीदार देखते हैं। ग्राम प्रधान को खुद मुकद्दम या फिर चौधरी के नाम से, चौधरी हम अभी भी बोलते हैं। गाँव में जो प्रमुख होते हैं उनको चौधरी बोलते हैं। तो ये प्रशासनिक इकाई थी, जिसमें 1 नंबर पे हमने देखा प्रांत, 2 पे हमने देखा जिला, 3 पे हमने देखा परगना, और 4 पे हमने देखा ग्राम। जो ग्राम सबसे छोटी है, प्रांत सबसे बड़ी इकाई है, बीच में जिले और परगना, जिसके हमने अधिकारियों की बात की। अब हम बात करते हैं मुगलकालीन सेना। मुगल सेना दशमलव प्रणाली पर संगठित थी, यानी इसकी प्रणाली का जो मानक था वो था दशमलव प्रणाली, ठीक है? दशमलव प्रणाली का मतलब है मिश्रित सेना, जिसमें मिश्रित सेना हो, जैसे ईरानी भी हो, ईरानी सैनिक भी हो, तुर्रानी भी हो, अफगानी भी हो, और भारतीय मुसलमान और मराठाओं की सेना भी इसमें, सैनिक भी इसमें शामिल हो, तो वो दशमलव प्रणाली कहलाती है। मुगल में अहदी सैनिक और दाखिली सैनिक होते थे। मुगलकालीन सेना विभिन्न भागों में बंटी हुई थी, यानी इस सेना को अलग-अलग भागों में विभाजित किया हुआ था। एक नंबर आती है घुड़सवार सेना। अब घुड़सवार तो नाम से ही पता चल रहा है। इसमें मुख्यतः 2 प्रकार के सैनिक थे, बरगीर और सिल्लेदार। घुड़सवार सेना में 2 सैनिक थे, बरगीर और सिल्लेदार। बरगीर जिन्हें घोड़े, अस्त्र-शस्त्र राज्य की ओर से मिलते थे, और सिलेदार जो अपने शस्त्र और घोड़े स्वयं लाते थे, ठीक है ना? यानी सिलेदार तो अपने खर्चे से घोड़े और शस्त्र अपने रखते थे, ठीक है ना? और जो बरगीर थे, उनको सरकार देती थी घोड़े, अस्त्र-शस्त्र सभी, ठीक है ना? बरगीर, यानी ये मान लीजिए कि बरगीर थे वो गवर्नमेंट सर्वेंट थे, और सिलेदार थे वो प्राइवेट सर्वेंट थे, उनको अपना सामान लेके आना पड़ता था। फिर हम बात करें पैदल सेना भी 2 भागों में बँटी थी, बंदूकची और शमशीरबाज़ यानी तलवारबाज़। पैदल सेना में हम देखते हैं कभी-कभी मूवी वगैरह में, तो कोई-कोई तो बंदूक लेके भागते हैं, ठीक है ना? कई-कई सैनिक होते हैं वो तलवार लेके भागते हुए मार-काट करते हैं, तो पैदल सेना में बंदूकची और शमशीर। फिर है हाथी सेना व तोपखाना और नौसेना। मुगलों ने पश्चिमी समुद्र तट की रक्षा का भार अबिसिनियाई और जंजीरा की सिद्दियों को दिया था, और पूर्व में बंगाल के एक नाविक बेड़े को रखा था। यानी हम बात करते हैं पश्चिमी समुद्र तट पर अबिसिनियाई सैनिक थे, और पूर्व जो बंगाल की खाड़ी की तरफ है वो बेड़ा है वो रखा जाता था। आगे है मुगलकालीन मनसबदारी व्यवस्था। पहले तो हम बात करते हैं कि मनसब क्या होता है? क्या है ये मनसब? मनसब का हम शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका मतलब होता है रैंक या फिर पद।
रैंक या फिर क्या देना, पद देना। यानी जो अधिकारी थे, जो अमीर थे, यानी ये जो सैन्य अधिकारी थे या फिर जो सिविल अधिकारी थे, जो भी थे, उनको रैंक या फिर पद दे देना। यानी रैंक या पद का मतलब ये हो गया कि जैसे हम जो अभी जो पुलिस डिपार्टमेंट होता है, उसमें हम स्टार देख के बोलते हैं कि ये एसपी है, ये डीएसपी है, ये आईजी हैं, ये डीआईजी हैं। तो उसी प्रकार से ये मुगल अधिकारियों को क्या दिया जाता था? पद दे दिया जाता था, तो उनके अनुसार उनकी क्या दी जाती थी? रैंक निर्धारित की जाती थी। अब ये मनसब का हम बात करें कि निर्धारण कैसे होता था, तो इसमें 2 अंक दिए जाते थे। एक तो इसमें होता था जात बोला जाता था और एक बोला जाता था सवार बोला जाता था। यानी इसमें 2 अंक निर्धारण किए जाते थे। उसमें जात में क्या किया जाता था? तो जात में जो भी उसकी तनख्वाह थी, यानी जो भी वेतन था वो लिखा जाता था। और सवार में क्या लिखा जाता था कि सवार में उसके घुड़सवार शामिल किए जाते थे। ठीक है ना? यानी उसके दस्ते में कितने घुड़सवार हैं, उनको शामिल किया जाता था और दोनों को मिला के यानी वेतन को और सवारों को शामिल करके उसका क्या मनसब है वो निर्धारण किया जाता था। तो हम पढ़ते हैं कि बादशाह अकबर ने प्रशासन में मनसबदारी व्यवस्था प्रारंभ की। यानी मनसबदारी व्यवस्था प्रारंभ किसने की? तो अकबर ने प्रारंभ की 1567 ईस्वी में। ठीक है ना? मनसबदारी पद्धति के माध्यम से अकबर ने अमीर वर्ग, सिविल अधिकारी, सैन्य अधिकारी सभी को एक दूसरे से जोड़ने का प्रयास किया था। अब मुगल मनसबदारी व्यवस्था मध्य एशिया से ग्रहण की गई। ये मंगोलों के दशमलव पद्धति पर आधारित थी। हमने देखा था कि सैन्य जो मुगल सेना है वो भी दशमलव पद्धति पर आधारित थी। मनसब का अर्थ पद या फिर श्रेणी से था। प्रत्येक मनसबदार का रैंक 2 अंकों का होता था। कितने अंक शामिल किए जाते थे? 2। प्रथम अंक होता था जात और द्वितीय होता था स्वात रैंक, जिसमें जात और सवार का प्रयोग किया जाता था। इसमें जात शब्द व्यक्ति की वेतन से और पद के अनुक्रम में उसकी स्थिति तय होती थी, जबकि सवार शब्द से घुड़सवार दस्ते की संख्या का पता चलता था। अब अकबर ने तो मनसब शुरू किया था, मनसबदारी प्रथा शुरू की थी इसने, तो अधिकारियों को उनकी रैंक देनी शुरू की थी। जबकि जहांगीर जब आया तो जहांगीर ने मनसबदारी में दुहे अस्पा और सिंहे अस्पा प्रथा चलाई। यानी एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बहुत बार कि दुहे अस्पा और सिंहे अस्पा प्रथा किसने चलाई? तो ये चलाई थी जहांगीर ने, जो अकबर का पुत्र था। दुहे अस्पा में मनसबदारी को अपने सवार पद के दुगने सवार रखने होते थे और सिंह अस्पा में सवार पद के 3 गुने सवार रखने पड़ते थे। यानी सवार का मतलब घुड़सवार रखने पड़ते थे। यानी दूहे अस्पा का मतलब दुगुने घुड़सवार रखने पड़ते थे और सिंह अस्पा का मतलब तिगुने घुड़सवार रखने पड़ते थे। सीधे शब्दों में यही बात है जो जहांगीर ने शुरू की थी ये प्रथा। अब हम बात करते हैं मुगलकालीन आर्थिक जीवन। यानी मुगलकालीन आर्थिक जीवन का मतलब है कि यहाँ पे मुद्रा व्यवस्था कैसी थी, यानी पैसे कैसे थे यहाँ पे, किस प्रकार के सिक्के थे, किसने चलाए थे और भूमि कौन-सी थी, भूमि पे कर कितना लगता था, कैसे लगता था, भूमि पे जो है वो कर कैसे लगाया जाता था, बँटाई कैसे की जाती थी, ठीक है ना? और यहाँ पे कौन-सा कर लगता था, धार्मिक लगता था कि गैर धार्मिक लगता था। तो इस प्रकार के हम आर्थिक जीवन की बात करेंगे अभी। मुगलकालीन मुद्रा व्यवस्था, सबसे पहले हम बात करते हैं पैसों की, ठीक है ना? मुद्रा व्यवस्था। अकबर ने 1577 में दिल्ली में शाही टकसाल बनवाई, जिसकी हमने चित्र देखा था पहले, जो दिल्ली में 1577 में अकबर ने बनवाई थी। इसका प्रधान ख्वाजा अब्दुल समद था। अकबर द्वारा इलाही और मोहर नामक सिक्के चलाए, जो सर्वाधिक प्रचलित थे। इलाही का मतलब होता है खुदा या फिर ईश्वर, और मुहर, जो मुहर होती थी अकबर ने चलाई थी, वो आजकल के 9 रुपए के बराबर थी, है ना? यानी उस समय की 1 मुहर थी और आजकल का क्या था? 9 रुपए थे, तो वो एक समान थे। मुहर और इलाही किसने चलाई थी? अकबर ने चलाई थी, ठीक है? फिर अकबर ने 2 सिक्के और चलाए थे। तो अकबर ने चांदी की चकोर सिक्के चलाए, जो जलाली कहे जाते थे, और अकबर ने एक तांबे का सिक्का चलाया, जो क्या कहलाता था? दाम कहलाता था, जो रुपए की 40वें भाग के बराबर था। यानी अकबर ने 4 सिक्के चलाए थे। कौन से? इलाही, फिर एक आता है मुहर, ठीक है ना? एक आता है जलाली, यानी अकबर का पूरा नाम क्या था? अ, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। तो जलाली सिक्के किसने चलाए थे? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने। और एक नाम आता है दाम, ठीक है ना? तो ये सिक्के थे अकबर के। अकबर के सिक्कों के हम चित्र देखें तो एक तरफ राम सिया का अंकन है और दूसरी तरफ जो है वो मुस्लिम का जो अंकन किया गया है, मुस्लिम जो आयतों का अंकन किया गया है। तो हम इसके चित्र देख लेते हैं एक बार। ये अकबर ने इस प्रकार एक सिक्का बनवाया था, जिसपे एक तरफ ये राम सिया है और दूसरी तरफ मुस्लिम धर्म को अंकित किया गया है, इसमें इस्लाम को अंकित किया गया है। तो अकबर एक जो मुस्लिम शासक था, फिर भी उसने हिंदू जो है वो देवता है, उनकी फोटो क्यों लगवाई?
क्योंकि अकबर है धार्मिक सहिष्णु जो शासक था, वो हिंदू मुस्लिम में एकता बनाना चाहता था। इसीलिए आगे हम बात करें शेरशाह सूरी की, जिसने हुमायूं को हराया था और 1540 से लेके 45 तक शासन किया था, सिर्फ 5 वर्ष शासन किया था। शेरशाह सूरी ने एक सिक्का चलाया था चांदी का, जिसको रुपया नाम दिया, और 178 ग्रेन का सिक्का था ये। यानी जो शेरशाह सूरी ने सिक्का चलाया यानी रुपया चलाया, उसका वजन 178 ग्रेन था। ठीक है। फिर ये हमने पढ़ लिया कि अकबर ने तांबे का दाम चलाया था और 40वें भाग के बराबर था। आगे आता है जहांगीर। जहांगीर ने निसार नामक सिक्का चलाया जो रुपये के 1/4 के मूल्य के बराबर था। अब हम जहांगीर के निसार सिक्के को याद करें तो कैसे करेंगे? निसार। ठीक है। जहांगीर की बेगम का नाम था नूरजहां। जहांगीर की बेगम का नाम क्या था? नूरजहां। और ये सिक्का क्या है? निसार, यानी न से न। नूरजहां और निसार सिक्का किसने चलाया था? जहांगीर ने चलाया था। फिर आते हैं शाहजहां। शाहजहां ने आना नामक सिक्का चलाया जो कि दाम हुए रुपये के 20 में था। रुपया किसने चलाया था? तो रुपया चलाया था जो शेरशाह सूरी है उसने चलाया था। और दाम किसने चलाया था? अकबर ने चलाया था। ठीक है ना। और दोनों के बीच का सिक्का किसने चलाया? शाहजहां ने चलाया। शाहजहां ने चलाया था अन्ना। शाहजहां ने क्या चलाया था? अन्ना चलाया था। ठीक है ना। कि शाहजहां को मुमताज की याद आ रही होगी और उसने बोला होगा अन्ना। ठीक है ना। एक बार फिर अन्ना सिक्के चला दिए अन्ना। मुगल काल में सोने के सिक्के बनाने की 4 और चांदी के सिक्के बनाने की 14 टकसालें थी। यानी सोने के सिक्के चलाने की क्या थी? 4 थी। और चांदी के सिक्के चलाने की क्या थी? 14 टकसालें थी। ठीक है ना। चांदी सस्ती होती है तो इसकी 14 टकसालें कर दी, और सोना महंगा होता है तो इसकी 4। इसमें जितल कहा जाता है तांबे का छोटा सिक्का। हाँ, हाँ, एक बात और, हम जीतल को ऐसे याद कर सकते हैं कि जीतल को हम क्या याद कर लें? पीतल याद कर लें। जीतल को हम क्या याद कर लें? पीतल याद कर लें। और पीतल में क्या होता है? तांबा होता है। ठीक है ना। पीतल में क्या होता है? तांबा होता है। तो जीतल किसका बना है? तांबे का बना है। अब हम आगे बात करते हैं मुगल कालीन भू राजस्व व्यवस्था। अकबर ने शेरशाह की बुरासु नीति का अनुसरण कर नवीन प्रयोग के अंत में टोडरमल के नेतृत्व में 1580 में बुरासु की आईने दहशाला पद्धति का श्रीगणेश किया, जो पिछले 10 वर्षों के रिकॉर्ड के आकलन पर तैयार की गई। इसके कई चरण थे। हम सबसे पहले तो बात करें कि आईने दहशाला क्या थी। आईने दहशाला में भूमि मापन की जो एक समान प्रणाली है वो अपनाई गई, कि सब किसानों के साथ में एक ही प्रणाली अपनाई गई। उसमें देखा गया कि 10 वर्ष पीछे का जिस भी भूमि पे कितना उत्पादन हो रहा है, कितनी कीमत की पैदावार हो रही है, तो उसको देख लिया और सभी का उत्पादन जोड़ के 10 साल का उसमें 1/3 इन्होंने कर लगा दिया। यानी आईने दहसाला में समान प्रणाली अपनाई गई थी। 10 वर्षों का रिकॉर्ड लिया गया था। इसको लगाने वाला यानी जो इसका अध्यक्ष था वो टोडरमल था। 1580 में ये शुरू की गई थी। इसमें कई चरण थे। आईने दहसाला में डिसाइड किया गया कि भूमि को मापेंगे कैसे, किस चीज से मापेंगे और कितने भागों में भूमि को डिवाइड करेंगे, भूमि का कर कैसे निर्धारित करेंगे, उसमें अधिकारी कौन कौन होगा, राजस्व की दर क्या क्या होगी और क्या क्या स्रोत होंगे कर लेने के। ये सभी बातें आईने दहसाला पद्धति में शामिल की गई। तो हम बात करते हैं कि भूमि को कैसे मापा जाता था कर लेने के लिए। तो भूमि की पैमाइश। अकबर ने भू मापन हेतु सर्वप्रथम शेर शाह सूरी प्रचलित नापने की पटवे की रस्सी को हटाकर सर्वप्रथम जरीब का प्रयोग किया। जरीब बांस के डंडे होते थे जिन पर लोहे की कड़ियां लगी होती थी। अकबर ने सिकंदरी गज के स्थान पर इलाही गज 41 अंगुल 33 इंच का प्रयोग किया था। कि शेरशाह सूरी के काल में भूमि मापने के लिए रस्सी यूज में ली जाती थी। ठीक है ना। पटुए की रस्सी ली जाती थी। लेकिन अकबर ने एक जरीब का यूज किया। जरीब क्या होती थी? कि बांस का डंडा होता था और जिसपे लोहे की कड़ियां लगी होती थी, है ना। उसमें कम ज्यादा का कोई अंतर नहीं रहता था। तो शेरशाह सूरी ने जो रस्सी चलाई थी उसके स्थान पे अकबर ने जरीब का यूज किया। और अकबर ने सिकंदरी गज जो 39 अंगुल का था, और अकबर ने इलाही गज शुरू किया जो 41 अंगुल और 33 इंच का था। ये अंतर किया। फिर है भूमि का वर्गीकरण, यानी उपज के आधार पर भूमि को 4 भागों में बांटा। उपज के आधार पर जो पैदावार होती थी भूमि में, उसके आधार पे भूमि को 4 भागों में बांटा अलग अलग। तो ये 4 प्रकार की भूमि थी: पोलज, पड़ती, चाचर और बंजर। अब पोलज भूमि कौन सी थी? जिस भूमि पर प्रति वर्ष कृषि की जाती थी। पोलज भूमि यानी जो भूमि उपजाऊ हो, यानी जो हम या ऐसे याद कर लें कि जो भूमि भूमि एकदम पोल पाल हो। ठीक है ना। है ना।
पोलस भूमि जो प्रति वर्ष कृषि की जाती थी। पोलस को हम कैसे याद करेंगे, जो प्रति वर्ष कृषि की जाती थी, यानी जो उपजाऊ भूमि थी। दूसरी है पड़ती भूमि, जिस भूमि पर 1 या 2 वर्ष छोड़कर कृषि की जाती थी, वो थी पड़ती भूमि। चाचर भूमि जिस पर 3-4 वर्ष छोड़कर कृषि की जाती थी। चाचर का क्या याद करेंगे, जो 4 वर्ष छोड़ के याद की जाती थी, यानी 3-4 वर्ष छोड़कर कृषि की जाती थी। फिर है बंजर, तो बंजर कृषि योग्य भूमि नहीं होती थी। हम देखते हैं कि इस भूमि का निपटारा क्यों किया गया, यानी इसमें बंटवारा क्यों किया गया, तो कर लेने के लिए किया गया। जो भूमि ज्यादा उपजाऊ थी उससे ज्यादा कर लिया जाए, अगर भूमि बंजर ही है तो उससे क्या कर लिया जाए। इस प्रकार से 4 प्रकार की भूमि को डिवाइडेशन किया। अब आगे हम बात करें कि ये भूमि का निर्धारण करके उसमें कर किस प्रकार से लेते थे। तो कर लेने की कई विधियां थी, जो हम आगे पढ़ते हैं कि अकबर द्वारा गत 10 वर्ष की औसत उपज के आधार पर औसत पैदावार का 1/3 भाग भूमि कर के रूप में लिया जाता था। यानी आईने दहशाला जो पद्धति थी उसमें 10 वर्ष का औसत निकाल लिया गया था कि इतनी उपज होती है, इतनी कीमत होती है इस भूमि पे, ठीक है ना। तो उसके आधार पे 1/3 है वो कर लिया जाता था। तो वो कर लेने की क्या क्या विधियां थी, तो राजस्व निर्धारण की जो एक तो थी जाब्ती प्रणाली यानी जब्त, ठीक है। दूसरी थी कनकूट, तीसरी थी नस्क और चौथी थी बटाई पद्धति। ये पद्धतियां थी। अब हम बात करते हैं कि जाब्ती प्रणाली कौन सी थी। इसका क्या नाम है, जाब्ती प्रणाली। एक नंबर पे है जाब्ती प्रणाली। तो जाब्ती प्रणाली में भूमि को पहले माप लिया जाता था और फिर उसमें जो भूमि को माप लिया कि ज्यादा भूमि है कम भूमि है, उसमें पैदावार का अंकन कर लिया जाता था कि इतनी भूमि में इतनी पैदावार हो रही है तो उसका कर है वो कितना लिया जाएगा। तो इस प्रकार से जाब्ती प्रणाली थी। फिर है कनकूट। तो कनकूट क्या था कि अनाज का अनुमान लगा लिया जाता था, ठीक है ना। कनकूट में प्रति बीघा यानी बीघा देख लेते थे और प्रति बीघा पे कितना अनाज हुआ है उसका अनुमान लगा लेते थे, ठीक है ना। तो वो होती थी कनकूट प्रणाली। फिर आता है नस्क प्रणाली। तो नस्क प्रणाली है वो अनुमान के आधार पे यानी पुराने आंकड़े होते थे उनके आधार पे ही कर लेते थे। जो कनकूट का ही एक प्रकार है यानी अनुमान के आधार पे इसको में कर डिसाइड किया जाता था। फिर आती है बंटाई पद्धति। जो बंटाई पद्धति है वो सबसे पुरानी पद्धति है और इसको गल्ला बख्शी भी कहते हैं। बंटाई पद्धति में 1/3 पर राज्य का हक होता था। बंटाई पद्धति 3 प्रकार से कर लेते थे इसमें। एक तो क्या है खेत बंटाई। एक तो क्या है खेत बंटाई। 2 नंबर आती है लंक बंटाई। 2 नंबर क्या है लंक बंटाई। और 3 नंबर पे इसमें आती है राशि बंटाई। 3 नंबर पे क्या आती है राशि बंटाई। खेत बंटाई की हम बात करें कि खेत बंटाई में किस प्रकार का कर लिया जाता था। तो इसमें फसल तैयार होते ही खेत बांटते थे, ठीक है ना। अगर फसल तैयार हो गई तो उसमें खेत के खेत बांट लिए जाते थे कि इतने क्षेत्र में है वो राज्य का है और इतने क्षेत्र में किसान का है, ठीक है। फिर आता है लंक कटाई यानी कटने के बाद गंठर बांध लिए जाते थे। जब फसल की कटाई हो जाती थी उसमें गंठर बांध लिए जाते थे यानी निकालने से पहले, अनाज निकालने से पहले और जो है वो फसल उगने के बाद में लंक बंटाई की जाती थी। गठरों को जो है वो बांट लिया जाता था। 3 नंबर आती है राशि बंटाई यानी पैसे बंटा लिए जाते थे। अनाज होने के बाद में जब अनाज को बेच दिया जाता था तो उस अनाज की राशि का डिवाइडेशन कर लिया जाता था। तो ये थी बंटाई प्रथा। तो हमने आईने देशाला के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो 10 वर्षों का अनुभव होता जो अनुमान होता था उसमें 1/3 कर लिया जाता था। और कर की पद्धति क्या थी, जाब्ती प्रणाली, कनकूट प्रणाली, नस्क प्रणाली और बंटाई पद्धति जो सबसे पुरानी और प्रचलित थी। फिर हम बात करते हैं कि जो कर लेने वाले या फिर बुरासों के अधिकारी थे उनका क्या क्या नाम था। एक तो था आमल गुजार। आमल गुजार हमें पता है कि जो जिले में आय व्यय का लेखा जोखा रखता था वो क्या था, आमल गुजार होता था। आमिल जो किस में होता था, आमिल होता था ग्राम स्तर पर। जो आय व्यय का जो तहसील स्तर पर होता था आमिल जो आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। मुकद्दम होता था, पाटिल होता था, पटवारी और कानूनगो होता था। ये हमने पढ़े थे पहले। फिर हम बात करते हैं बुरासो दर यानी कर कितना लगता था, किस प्रकार से लगता था, क्या-क्या चीज़ का लगता था। तो अकबर के समय 1/3 बुरासो वसूला जाता था। भूमि पे 1/3 लगता था। शाहजहां के शासनकाल में 70% तक बुरासो वसूला जाता था। ठीक है। इसके अलावा किसान से जाबिताना यानी जमीन मापने का व्यय, जब जमीन मापने जाएंगे अधिकारी जाएंगे तो उनका खर्चा वगैरह, ठीक है ना। तो जाबिताना व्यय भी लगता था, जरीबाने का भी लगता था और जो महासिलाना लगता था वो 5% वसूला जाता था। ये था बुरासो दर यानी केवल भूमि पे लगने वाले कर इतने प्रकार के कर लिए जाते थे किसानों से। आगे है मुगल कालीन राजस्व के अन्य स्रोत यानी राजा और अन्य किस प्रकार से कर लेता था जनता से। तो एक नंबर आता है जजिया कर, गैर मुसलमानों से वसूला जाने वाला कर।
मुसलमान थे उनसे नहीं लिया जाता था जजिया, जो मुसलमान नहीं थे उनसे लिया जाता था। ये आय के आधार पर वसूला जाता था। जितनी ज़्यादा इनकम होती थी उतना ही ज़्यादा जजिया लिया जाता था। ठीक है ना? जजिया कर वो था कि जो गैर मुस्लिम जो लोग हैं, वो अगर मुस्लिम क्षेत्र में रह रहे हैं तो उनको जजिया देना पड़ेगा। ठीक है ना? तो हम जजिया के बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं एक बार। एम जजिया क्या है? जजिया कर क्या है? यह एक गैर धार्मिक कर था। गैर धार्मिक तो अपने आप ही हो गया कि ये गैर जो है वो मुस्लिमों पे लगता था। ठीक है ना? जजिया कर सर्वप्रथम यहूदियों, ईसाइयों से वसूल किया गया था। बाद में मुस्लिमों ने जजिया कर को भारत में हिंदुओं पर भी लगाया। भारत में जजिया कर सर्वप्रथम 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध प्रांत में लगाया। प्रारंभ में लूले लंगड़े अंधे के साथ ब्राह्मण भी जजिया कर से मुक्त थे। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। इस प्रकार फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान था। अकबर प्रथम शासक था जिसने 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। यानी अकबर एक महान सम्राट था, उसने जजिया कर बंद कर दिया था 64 में। फिर 74 में यानी 10 साल बाद में पुनः जजिया लगाया था। औरंगजेब ने मेवाड़ को जजिया कर से मुक्त रखा था। यानी औरंगजेब ने सिर्फ एक ही जगह छोड़ी थी, वो था मेवाड़। 1713 में फर्रुखियर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया, किंतु 1717 में उन्हें पुनः लागू कर दिया। मोहम्मद शाह जिसने 1719 से 48 तक शासन किया के समय से जजिया कर वसूलना बंद कर दिया गया था। तो फिर हम बात करते हैं ज़कात की। जो ये सिर्फ मुसलमानों पर लगने वाला कर था ज़कात। मुसलमानों से उनकी संपत्ति की राज्य द्वारा सुरक्षा करने की एवज में संपत्ति का 40वां भाग वसूला जाता था। मतलब एक बात देखो, जजिया कर तो उनसे लिया जाता था कि जो जो मुसलमान नहीं है उनसे ये कह के लिया जाता था कि आप हमारे क्षेत्र में रह रहे हो तो हम आपकी सुरक्षा कर रहे हैं। और मुसलमानों से इस प्रकार कहा जाता था कि आप भी यहाँ रह रहे हो तो हम आपकी सुरक्षा कर रहे हैं, आपकी संपत्ति की सुरक्षा कर रहे हैं। तो संपत्ति का 40वां भाग क्या वसूला जाता था, जो राज्य है उसके द्वारा वसूला जाता था। फिर हम बात करते हैं खुम्स, यानी युद्ध में लूट के माल का भाग होता था खुम्स। तो एक कर और होता था खुम्स और खराज। जो खराज कर होता था वो गैर मुस्लिमों पर लगता था और भूमि कर होता था ये। ठीक है ना? भूमि कर लगाया जाता था गैर मुस्लिमों पर खराज। आगे हम बात करते हैं मुगल कालीन जागीरों के प्रकार। यानी जागीर क्या है, पहले तो हम यही देखते हैं कि वह भूमि जिसमें राज्य के प्रमुख अधिकारियों को वेतन के रूप में विशाल क्षेत्र दिए जाते थे। यानी वेतन नहीं दिया जाता था, उनको क्या दे दी जाती थी, भूमि दे दी जाती थी अधिकारियों को। तो वो भूमि कितने प्रकार की दी जाती थी, तो एक नाम आता है वतन जागीर। ठीक है ना? ये मनसबदारों या अधीनस्थ राजाओं को उनके ही शासन क्षेत्र में दी गई जागीर होती थी, जो हस्तांतरित होती थी, यानी जिसको स्थानांतरित नहीं कर सकते थे। और राजाओं को उनके ही क्षेत्र में, यानी जो राजा के अधीनस्थ जो मनसबदार थे, अधीनस्थ जो थे, उनको उनके ही क्षेत्र में दी जाती थी। यानी वो क्या थी, वतन जागीर थी, यानी अपने वतन की जागीर थी, वो उनको दी जाती थी। फिर एक नाम आता है अलमतगा जागीर। विशेष कृपा प्राप्त धार्मिक व्यक्तियों को वंशानुगत रूप से दी जाती थी। इसे जहांगीर द्वारा प्रारंभ किया जाता था। यानी धार्मिक जो व्यक्ति होते थे उनको दिया जाता था अलमतगा जागीर। खालसा भूमि जो होती थी वो केंद्र सरकार के अधीन भूमि जिसका प्रबंध आए केंद्र सरकार। यानी जो राजा महाराजा थे वो अगर मान लीजिए कि जिस क्षेत्र विशेष में कोई राज्य शासक को हरा दिया है इन्होंने, या फिर कोई राजा की है वो संतान नहीं है, तो उस भूमि को ये खालसा भूमि शामिल कर देते थे। ठीक है ना? ये भूमि है वो हम खालसा घोषित करते हैं और आज के बाद में इस भूमि पे क्या होगा, हमारा शासन होगा। ठीक है? फिर हम बात करते हैं कि मुगल काल में जो किसान थे वो कितने प्रकार के थे, तो वो 3 प्रकार के थे। एक तो होते थे खुद कास्ट, दूसरे पाही कास्ट और तीसरे मुजारियन। जो खुद कास्ट होते थे उनके पास में स्वयं की स्थायी भूमि थी, वंशानुगत कृषि करते थे, यानी जो हमारे पूर्वजों के पास थी वैसे ही, यानी खुद की भूमि थी, खुद कास्ट, वो किसान थे। दूसरे हो गए पाही कास्ट, वे किसान जो दूसरे गांव में जाकर अस्थायी रूप से बंटाईदार के रूप में कार्य करते थे। यानी जो लोग हैं वो मजदूरी करने के लिए जाते थे और दूसरों के खेतों में काम करते थे। 3 नंबर पे आता है मुजारियन। वे किसान जो खुदकास्ट किसान की ज़मीन को किराए पर लेकर उस पर खेती करते थे। जैसे हम आज भी देखते हैं कि कोई व्यक्ति है वो कर्मचारी है, कोई खेती करने में जो असमर्थ है, तो वो किसी दूसरे को अपनी खेती है वो हिस्सेदारी में जो है वो करने के लिए दे देते हैं। और जब अनाज होता है तो उसका उपज का क्या ले लेते हैं, आधा भाग ले लेते हैं, तो वो लोग कहलाते हैं मुजारियन। तो 3 प्रकार के किसान थे मुगल काल में, खुदकास्ट, पाही कास्ट और मुजारियन। फिर हम देखते हैं कि क्या मुगल काल में सिंचाई भी थी क्या? नहरें भी थी क्या? तो हाँ थी। मुगल काल में नहर प्रणाली का विकास हुआ था। शाहजहाँ ने 2 नहरें बनवाई थी, यानी शाहजहाँ ने 2 नहरें बनवाई थी। एक तो थी नहर फैज
और दूसरी थी शाही नहर। नहर फेज थी वो यमुना नदी पर 150 मीटर लंबी थी और शाही नहर थी वो रावी नदी पर थी लाहौर में। यानी नहर फेज और शाही नहर किसने बनवाई थी? शाहजहां ने। फिर फिरोज शाह तुगलक ने यमुना नहर का फिरोज शाह तुगलक काल में मरम्मत करवाई थी। शाहजहां ने इस नहर का विस्तार किया और बेहतर मील बढ़ाकर दिल्ली से जोड़ दिया था। यानी एक नहर का निर्माण यमुना नहर पर फिरोज शाह तुगलक ने भी करवाया था, जिसको शाहजहां ने आगे जाके दिल्ली से जोड़ दिया था। फिर हम बात करते हैं व्यापार और वाणिज्य की, कि मुगल काल में व्यापार किस चीज का होता था, कौन से केंद्र थे जहाँ से व्यापार होता था, और क्या मुद्राएं थी व्यापार करने के लिए। तो उसकी हम बात करते हैं कि मुगल काल में वाणिज्य व्यापार का विकास हुआ। इसकी वजह थी काबुल और कंधार। कुषाण काल के पश्चात पहली बार भारतीय साम्राज्य के अंतर्गत आए। काबुल, कंधार और मुल्तान पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया के महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों पर होने के कारण व्यापारिक गतिविधियों के प्रमुख केंद्र थे। ठीक है। अब लाहौर एक तरफ काबुल कंधार से जुड़ा था तो दूसरी तरफ दिल्ली और आगरा से भी। इसमें ये बात बताई गई है कि काबुल, कंधार और लाहौर ये मुख्य केंद्र थे व्यापार और वाणिज्य के, जिसको हम मैप से देखते हैं अभी। तो ये है, इसमें ये आगरा है, ये दिल्ली है, यहाँ पे लाहौर है, ये कंधार और ये काबुल, जिसमें लाहौर काबुल और कंधार के बीच में आता है। इधर ये काबुल और कंधार को जोड़ता है, इधर ये दिल्ली और आगरा को जोड़ता है। यानी लाहौर एक प्रमुख व्यापारी केंद्र था, काबुल और कंधार भी प्रमुख व्यापारी केंद्र थे। इधर यहाँ पे हम बात करेंगे आगे जाके कि यहाँ पे बंगाल में जो है वो जो मलमल का उत्पादन होता था, बंगाल में ढाका के मलमल का उत्पादन होता था यहाँ पे मेघना नदी के किनारे। और जो भारत में रेशम उत्पादन भी होता था, जो यहाँ पे पटना, अहमदाबाद, बनारस और बंगाल में भी होता था। इस प्रकार से हम बात करते हैं व्यापारी केंद्रों की। हमने काबुल, कंधार और लाहौर की बात कर ली कि ये प्रमुख व्यापारी केंद्र थे। अब हम बात करते हैं वस्त्र उद्योग की। उप हिमालय को छोड़कर लगभग पूरे भारत में सूती कपड़ा बनाया जाता था और सूती कपड़े के प्रमुख केंद्र थे जो आज भी प्रमुख केंद्र हैं, जैसे गुजरात का अहमदाबाद है, बड़ौज है, बड़ौदा है, एम्बे, सूरत और पाटन है। राजस्थान का अजमेर और सिरोंज जो फिलहाल मध्य प्रदेश में है, सिरोंज। और फिर है यूपी, लखनऊ, बनारस, आगरा, इलाहाबाद, जौनपुर, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, सोनारगांव, ढाका, राजमहल, कासिम बाजार और बालासोर, पटना। फिर हम बात करते हैं दक्कन की, यानी दक्षिण की तरफ थे बुरहानपुर और औरंगाबाद। फिर बंगाल में ढाका का मलमल विश्व प्रसिद्ध था। ठीक है, खासा उत्तम कोटि के मलमल का ही एक प्रकार था। तो हम बात करते हैं कि जो ढाका की मलमल थी वो कुल 16 चरणों से निकलती थी और ये इतनी बारीक थी कि एक अंगूठी के अंदर से भी इसको पिरो लिया जाता था। ढाका की मलमल इतनी प्रसिद्ध थी। ये बताते हैं कि जो औरंगजेब है उसकी पुत्री ने एक बार 4 परतों की जो ढाका की मलमल पहनी हुई थी, फिर भी वो इतनी बारीक थी, ठीक है, कि औरंगजेब ने उसको बड़े दरबार में डांट लगाई थी। ढाका की मलमल का जो धागा होता था वो एकदम बारीक होता था, एकदम महीन होता था। फिर बाद में जो ये मलमल है वो विश्व प्रसिद्ध हुई थी। बाद में अंग्रेजों के आने के बाद में इन्होंने जो कारीगर थे, विशेष कारीगर होते थे इनके, जो मलमल तैयार करते थे, तो इनको जो है वो दरकिनार कर दिया और यहाँ पे मशीनें लगानी शुरू कर दी थी। इस प्रकार से ये जो उद्योग है वो एकदम नष्ट हो गया था। तो हम आगे बात करते हैं गुप्त काल में महत्वपूर्ण बंदरगाहें कि कहाँ-कहाँ से क्या-क्या चीज़ें निर्यात की जाती थी और कौन से माध्यम से की जाती थी। बंदरगाह सिंध में लाहौर बंदरगाह है, बंगाल में सतगांव, सोनार, महाराष्ट्र में रत्नागिरी, दाभोल और बतकल, गुजरात में पाटन, खंभात, बड़ौच, मालाबार में कोचीन और कालीकट। निर्यात की प्रमुख जो वस्तुएं थी वो थी कपड़ा था, सोरा, नील, चीनी, अफीम, मसाले, मलमल और बंगाल से चीनी और चावल निर्यात किए जाते थे। फिर किस माध्यम से? तो स्थल और जल मार्ग से ये व्यापार होता था, जिसमें बैलगाड़ी और नाव शामिल थी। यानी नाव जलीय माध्यम था और बैलगाड़ी क्या था? स्थल माध्यम था। पटेला नाम एक प्रकार की नाव होती थी जो पटना और हुगली के मध्य चलती थी, हुगली कलकत्ता में और पटना बिहार में। इस प्रकार अनाज ढोने वाले जानवर को रेड़ा कहा जाता था। इस काल में हुंडी मुद्रा विनिमय का प्रमुख साधन थी। अब ये हुंडी क्या है? अब जो हुंडी है वो ये है, ऐसा ऐसे होता था, यानी ऐसा पैसा होता था। ये क्या है? पैसा है, जिसको क्या कहते हैं? हुंडी। इसमें ये 2500 रुपए है मान लीजिए। आजकल तो हम पैसे बोल देते हैं और उस समय क्या बोलते थे? इसको हुंडी बोलते थे। ये 1951 का है, देखिए आप यहाँ पे डेट दी हुई है 1951 का, ठीक है ना? ये बॉम्बे प्रोविंस का है। तो ऐसी होती थी हुंडी। तो यहाँ कुलीन भी व्यक्तिगत मुद्रा स्थानांतरण के लिए हुंडी का सहारा लेते थे। धन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने हेतु हुंडियों का प्रयोग किया जाता था।
ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं मुगलों की धार्मिक नीति, यानी मुगलों का धर्म कैसा था। 1582 में अकबर ने दीन ए इलाही नामक एक धर्म चलाया था। अब ये दीन ए इलाही क्या है? दीन का मतलब होता है आस्था, और इलाही का मतलब भगवान में या फिर अल्लाह में, यानी आस्था, ईश्वर में आस्था। दीन ए इलाही धर्म चलाया था इसने, अकबर ने। प्रारंभ में इसे तोइंद ए इलाही कहा गया, यानी दीन ए इलाही नाम इसका बाद में पड़ा था, पहले इसको तोइंद ए इलाही कहा गया। और किसने कहा था? तो बंदायूनी और अबुल फजल ने दीन ए इलाही को क्या कहा था? तोहिंद ए इलाही कहा था, जिसमें ये दो व्यक्ति थे तोहिंद ए इलाही कहने वाले, बंदायूनी और अबुल फजल। फिर अबुल फजल की पुस्तक है आईन अकबरी। इसके अनुसार इस नए धर्म के 12 सिद्धांत थे, यानी जो दीन ए इलाही था उसमें 12 सिद्धांत थे। इसके कुल अनुयायियों की संख्या 22 थी, यानी 12 तो क्या थे? सिद्धांत थे, और 22 इसको मानने वाले अनुयायी थे जो इस धर्म के उपासक थे। इसमें एकमात्र हिंदू था बीरबल, यानी बीरबल प्रथम हिंदू था जो दीन ए इलाही में शामिल हुआ था। अब तौहीद ए इलाही में दीक्षित होने का एक संस्कार प्रचलित किया गया। इस संस्कार का विवरण अबुल फजल ने दिया है। अप्रैल 1600 जो 89 है 79 में हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगा दिया गया। यह कर इनायत खां दीवान खालसा के कहने पर लगाया गया था, यद्यपि दक्कन सेव से इस कर को 1704 में उठा लेना पड़ा था। इसके बारे में हमने विस्तृत चर्चा कर ली है कि एक बार अकबर ने बंद कर दिया था इसको, पुनः औरंगजेब ने लगा दिया था। तो दोस्तों आगे इस बुक में है वो टॉपिक दिया हुआ है मुगल राजपूत संबंध, जो हमारे फर्स्ट ग्रेड सिलेबस में नहीं दिया हुआ है। तो हम कल आगे वाला टॉपिक पढ़ेंगे जो है मुगल स्थापत्य कला। तो ओके स्टूडेंट, बने रहिए मेरे साथ। लक्ष्य की टोटल बुक हम कंप्लीट करेंगे। जय हिंद।